गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे 12 मई के करंट अफेयर के बारे में। सुबह का 5 बजा है और आप सुबह सुबह ही देख लिया करिए। 6 या 7 बजे के बीच हमारा करंट अफेयर डल जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ 12 अप्रैल के पहले करंट अफेयर 10 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो आपको पूरे देखने हैं। सबसे पहले याद रखना, नासा का रोबोट ऑरिसिस रैक्स वापस आना शुरू हो गया। ये कुछ बात समझ में आई आपको? चलिए मैं बताता हूँ। नासा ने एक रोबोट, ये एक प्रोस्पेक्टर था जो किसी भी क्षेत्र में ग्रह तारे नक्षत्रों की जांच करता है। ये प्रोस्पेक्टर था। तो नासा का एक रोबोट प्रोस्पेक्टर था जिसका नाम था ऑरिसिस रैक्स। ये अब अंतरिक्ष से वापस आना शुरू हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये रोबोट वास्तव में 2016 में भेजा गया था और पहुंच पाया था ये नासा का अंतरिक्ष में 2018 में। और वहां पर जाकर इसने बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए थे। सैंपल वाले तो वहां पर जानकारियां ली थी। मुख्य रूप से ये जो प्रोस्पेक्टर भेजा गया था ऑरिसिस रैक्स, नासा ने ये एक विशेष प्रकार के एस्टेरॉयड के लिए भेजा गया था जिसका नाम था बेनू एस्टेरॉयड। इसकी जांच करने के लिए भेजा गया था। तो 2018 से 2021 तक उसने उसकी जांच की। अब ये वापस आना है और वापस आना शुरू हुआ है तो जितना समय इसको जाने में लगा होगा उतना ही समय इसको आने में लगेगा। अर्थात ये 2023 तक अमेरिका पहुंच पाएगा। ये था इनका ऑरिसिस रैक्स, एक रोबोट जो बेनू नाम के एस्टेरॉयड के अध्ययन के लिए भेजा गया था। एस्टेरॉयड क्या होते हैं आप सब जानते हो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच बड़े बड़े चट्टानी पिंड चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच बड़े बड़े चट्टानी पिंड चक्कर लगाते हैं। इन्हीं चट्टानी पिंडों को कहा जाता है एस्टेरॉयड। क्या कहा जाता है? और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड हमेशा याद रखना जिसका नाम है अगस्ता फोर वेस्टा, ये जरूर आप याद रखना। तो उसकी खोज के लिए भेजा गया था। नासा के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, फिर भी बताता हूँ। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा का स्थापना हुआ था, आपको याद रखना है, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा डीसी में, और वाशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है नासा के जिम ब्रडस्टीन। क्या नाम है? जिम ब्रडस्टीन। और याद रखना, नासा का आदर्श वाक्य बेनिफिट फॉर ऑल। इस प्रकार याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये चीज आपको याद रखना। अच्छा, एक कठिन सवाल पूछता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स पर देना है कि नासा का नाम अभी किसी व्यक्ति के नाम पर पड़ा है जो नासा में पहले रिसर्च का काम करता था, रिसर्चर का काम करते थे। तो चलिए उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनके नाम नासा के आगे लगाना शुरू हो गया, या नासा का नाम जिनके नाम पर चेंज हुआ है। ये आपके लिए थोड़ा कठिन है, आप ढूंढ कर या आंसर दीजिए। अगला देखते हैं। चाइना की जनसंख्या 1.4 बिलियन की आबादी से बाहर हो गई। अर्थात अभी देखिए, चाइना में जनगणना हुई थी और चाइना की जनगणना के रिजल्ट हाल ही में जारी हुए हैं। इन जनगणना के रिजल्ट में कहा गया है कि जो नासा की आबादी थी वो 1.4 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। 1.4 बिलियन से ज़्यादा नासा की आबादी हो गई है। ये चीज़ सोचने वाली है। तो बहुत तेज़ी से नासा की आबादी चाइना की आबादी बढ़ती जा रही है, ये जरूर आप याद रखना। और देखिए, चाइना की जो आबादी है वो हर साल कितनी % की दर से बढ़ रही है? 0.5% की दर से बढ़ रही है। यानी आधे % की दर से प्रति वर्ष चाइना की आबादी रेगुलर बढ़ती जा रही है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब चाइना की बात आई है तो आप सब जानते हो चाइना की राजधानी बीजिंग है, पुराना नाम पीकिंग था। और चाइना के जो प्रधानमंत्री है ली केकियांग है। और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या आपको पता है कि शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति बनाया गया है वहाँ का? जब तक ये हट नहीं सकते, जब तक इनका निधन नहीं हो जाता तब तक ये हटाए नहीं जा सकते। इस प्रकार आप चाइना में 2 हेडक्वार्टर भी बताता हूँ बीजिंग में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का हेडक्वार्टर भी चाइना में आपको मिलेगा। सबसे पहले पुस्तक मुद्रित करने वाला, प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू करने वाला, नोट छापने वाला, ये सारी चीज़ों में चाइना प्रथम सबसे पहले आता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सी हुआंगटी नाम के व्यक्ति ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। उत्तर चाइना में सबसे ऊंची दीवार, लंबी दीवार, ये मंगोलियाओं के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई थी। ये भी आप याद रख लेना। चलिए,
और भी चाइना से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको चाइना के बारे में बताऊं तो आप जानते हो कि चाइना में एक नदी है जिस नदी को कहते हैं येलो नदी, पीली नदी, हुआंगहो, जिसे चाइना का शोक भी कहते हैं। और चाइना का शंघाई शहर सबसे बड़ा शहर है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी इसी शहर में बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच पैसेज एक्सरसाइज हुई। अब देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच पैसेज एक्सरसाइज हुई है और इसमें भारत का जो जहाज जा रहा है वो INS शारदा, INS मतलब इंडियन नेविगेशन सिस्टम, INS शारदा जा रहा है। और जो इंडोनेशिया का जहाज भाग लेगा उसका नाम है KRI सुल्तान असरुद्दीन। ये इंडोनेशिया का जहाज है और शारदा, INS शारदा भारत का जहाज है जो इस पैसेज एक्सरसाइज में शामिल होंगे। इंडोनेशिया और भारत के बीच हो रहा है। देखिए पैसेज एक्सरसाइज का मतलब कुछ नहीं होता, कोई विशेष एक्सरसाइज का नाम नहीं है। किसी भी देशों के बीच जो होता है जल नेविगेशन एक्सरसाइज उसी को कह देते हैं पैसेज एक्सरसाइज। एक जल सेना का एक्सरसाइज हो रहा है। ऐसे तो हमारा इंडोनेशिया के साथ जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम होता है गरुड़ शक्ति, याद रखना। तो ये हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता है नई हो गई है, पहले जकार्ता टापू पर थी, जकार्ता थी जो जावा टापू पर थी। हालांकि तेजी से डूबता हुआ शहर था जकार्ता, जिसकी वजह से वो प्रशांत महासागर में डूब गया है और अब राजधानी बोर्निया टापू पर बनाई गई है, कलिमस्तान। इंडोनेशिया की जो वायु सेवा है उसका नाम है एयर गरुड़। इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता थी उसका नाम बदलकर डचों ने कर दिया था बोटेविया। विश्व का मसाला द्वीपपुंज भी कहा जाता है इंडोनेशिया, याद रखना। जोको विडोडो शायद यहाँ के प्रेसिडेंट है, देख लेना आप इंडोनेशिया की, याद रखना। चलिए और मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइजों के बारे में। जैसे हरिमो शक्ति होती है मलेशिया से, मित्र शक्ति होती है थाईलैंड से, मैत्री होती है श्रीलंका से, सैनिक्स होता है श्रीलंका से, सिम्बैक्स होता है सिंगापुर से, और एवियन होता है रशिया से, हैंड इन हैंड होता है चाइना से, नोमैडिक एलिफेंट होता है हमारा नोमैडिक एलिफेंट जो हमारा होता है वो मंगोलिया से, अलनगार होता है ओमान से, अजय वारियर होता है ब्रिटेन से, और वरुण जो होते हैं वो हमारे फ्रांस से होने वाले एक्सरसाइज हैं। टाइगर ट्रम्प जो होता है वो हमारा होता है किससे, अमेरिका से। सहयोग काइचिंग जो होता है जापान से। मालाबार जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका से भारत का। तो ये सारी एक्सरसाइज आप देख लेना कौन कौन एक्सरसाइज किस देश से होते हैं, ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है। और खंजर होता है हमारा किर्गिस्तान से। अगला क्वेश्चन आता है 2021 का जो मैड्रिड ओपन है, मैड्रिड ओपन स्पेन का होता है, ये स्पेन का है एरिया, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड कुल मिला के। तो स्पेन में मैड्रिड ओपन हुआ है, ये टेनिस की एक प्रतियोगिता है जिसमें मेंस सिंगल जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो अलेक्जेंडर जेवरोव ने जीता है। ये जरूर आप याद रखना। एक बार और सुन लीजिए कि 2021 का मैड्रिड ओपन मेंस सिंगल जो टाइटल है टेनिस का वो जीते हैं अलेक्जेंडर जेवरोव। ये वास्तव में अलेक्जेंडर जेवरोव पता है कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, ये याद रखना, जर्मनी के हैं। और अगर कभी महिलाओं में पूछ लिया जाए तो महिलाओं में याद रखना आर्यना शबालेंका बेलारूस की है। महिलाओं में कौन जीती हैं, आर्यना शबालेंका। देखो दो क्वेश्चन आपसे बन गए, शबालेंका तो याद रखेंगे। अलेक्जेंडर जेवरोव जीते हैं जर्मनी के पुरुषों में, आर्यना शबालेंका बेलारूस की जीती हैं महिलाओं में। ये है इनका टेनिस। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में टेनिस की कौन सी खिलाड़ी हैं तो सानिया मिर्जा है, आप सब जानते हो। और शायद आपने लेजेंडरी प्लेयर का नाम सुना होगा जिन्होंने 1996 में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जितवाया था टेनिस के क्षेत्र में। सो उनका नाम जरूर याद रख सकते हो, उनका नाम था लिएंडर पेश। याद भी रख, महेश भूपति भोपन्ना और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी टेनिस के भारत में हैं। और अलेक्जेंडर उनका जरूर नाम याद रखना जिनका नाम है लिएंडर पेश। 96 में भारत को ओलंपिक में कांस्य पदक जितवाया था, ये जान। और बैडमिंटन के खिलाड़ी तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ PV संधू हैं और साइना नेहवाल है। अच्छा PV संधू का पूरा नाम क्या होता है, आप PV संधू का पूरा नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स पर लिखकर। PV संधू, ये मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं PV संधू का PV का मतलब क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, US ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी।
तो इमरजेंसी अप्रूवल दिया है कुल मिला के कि ज़रूरत पड़ी तो 12 से 15 वर्ष के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी, ये ज़रूर आपको याद रखना है। तो अमेरिका ने अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। और फाइजर वैक्सीन बनाती कौन है? बायोनटेक। एक दिन मैंने उन कंपनियों के नाम बताए थे जो वास्तव में वैक्सीन बनाती हैं। तो ये फाइजर वैक्सीन बनाती है वो बायोनटेक कंपनी बनाती है और इसकी स्थापना 1849 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसको अलेक्सा बियर्ड करके जो है इसके वर्तमान फाउंडर है, ये वर्तमान MD एंड CEO है, देख लेना आप। तो 1849 में ये कंपनी बनी थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? तो ये कंपनी, इस कंपनी ने ये बनाया है क्या आपका फाइजर वैक्सीन, और ये 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को अमेरिका में लगाई जाएगी। जिस प्रकार भारत में मैंने आपको बताया था 3 वैक्सीन चल रही, कोविशील्ड, कोवैक्स और एक अभी रशिया से आ गई है जिसका नाम है स्पुतनिक। इस प्रकार आपको याद रखना है। वैक्सीनेशन क्या है? देखिए 2 खुराक लगती है वैक्सीन की। पहली खुराक होती है वो जनरल खुराक होती है, और जो दोबारा लगाई जाती है महीने बाद वो लगती है बूस्टर खुराक। और 2 वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, इससे कम से कम नहीं तो 95% बीमारी के खतरे से आप बच सकते हो। तो ये था इसमें पूरा का पूरा जानकारी। तो अमेरिका के बारे में सब जानते हो। राजधानी वाशिंगटन DC है जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर पड़ी है। और अमेरिका ने अभी बहुत बड़ा योग सेंटर भी खोला था, वायु नाम का, विवेकानंद योग सेंटर ऐसा करके, तो वायु नाम का। इसके अलावा आपको पता होगा 6G नेटवर्क भी अमेरिका ने अभी लॉन्च कर दिया है, ये भी याद रख सकते हो। और इसके अलावा अमेरिका में वहाँ की नई सरकार बनी है जो जो बाइडेन बने हैं, जिनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटो पार्टी, और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा जैक सुलिवान वहाँ के बने हैं सुरक्षा सलाहकार, ये भी आप याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी जो हाल ही में पराजित हो गई है अमेरिका में। और अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू है, ये भी याद रख सकते हो, तरनजीत सिंह संधू। द ग्रेटेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इन द सिचुएटेड ऑफ अमेरिका डिस्ट्रिक्ट, अमेरिका स्टेट, याद रखना है अमेरिका कंट्री। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप शायद जानते हो कि द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द सिचुएटेड ऑफ मोंटाना स्टेट इन अमेरिका एंड इट्स फेमस फॉर ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। सुना होगा शायद आपने, दुनिया का पहला नेशनल पार्क 1872 में खुला था अमेरिका में, येलोस्टोन। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। 2000 एलिफेंट बुक को पाउल पिकरी नाम के व्यक्ति ने रचा। वैसे ये पाउल पिकरी एक लेखक हैं, अंग्रेजी लेखक हैं, और पाउल पिकरी नाम के व्यक्ति ने एलिफेंट नाम की पुस्तक को रचा है। ध्यान रखना है, बस पुस्तक का नाम एलिफेंट ही है। और इन्होंने देखिए पुस्तक क्यों एलिफेंट नाम से रखी मैं बताता हूँ। इन्होंने एक शब्द दिया था अभी अपने टैग लाइन में कि आई एम माई वॉइस, मैं अपनी आवाज़ हूँ, और माई वॉइस इज बिग एज देन एलिफेंट, तो मैं मेरी आवाज़ हूँ और मेरी आवाज़ हाथी के समान लार्ज है, बड़ी है। तो वो अपनी आवाज़ को हाथी के समान बड़ी बता रहे हैं और इसीलिए उन्होंने वो पुस्तक रच दी एलिफेंट। याद रखना पाउल पिकरी ने रची। वो पाउल पिकरी किस देश के लेखक हैं? अंग्रेजी लेखक, और ब्रिटेन के अंग्रेजी लेखक हैं, ये ज़रूर आप याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पुस्तकें मैं बता दूँ आपको, जैसे करंट अफेयर की नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? सब जानते हो, विशाख दत्त की है। और अगर मैं आपसे कहूँ एज यू लाइक इट हेमलेट, तो आपने शेक्सपियर की पुस्तक सुनी होगी। और कामसूत्र आपने सुनी होगी, वात्सायन की पुस्तक सुनी होगी। और आपने जीमूत वाहन सुनी होगी, शायद दाय भाग की पुस्तक है। और इसके अलावा आपने और भी पुस्तकें सुनी होंगी, जैसे आपने सुनी होगी मृक्षकट्टिकम शूद्रक की पुस्तक है, गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है, धरती की पुकार सरला बहन की पुस्तक है, और धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा की पुस्तक है, संरक्षण और विनाश ये है आपकी सरला बहन की पुस्तक है, टुमारो डाइवर्सिटी वंदना शिवा की पुस्तक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सुइटेबल वॉर गोल्डन गेट संजय सेठ की पुस्तक है, सुइटेबल वॉर गोल्डन गेट संजय सेठ की पुस्तक है। क्या आप बता सकते हो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी है? मैं बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आंसर पूछता हूँ, आपको एक तो देना है, या सब दे दो तो बहुत अच्छा है। तो डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है आपको बताना है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार का 76वां एडिशन मनाया गया 8 से 9 मई। देखिए 2 दिन मनाया जाता है, इसको मनाता है यूएनओ। तो याद रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वार का 76वां एडिशन 8 से 9 मई के बीच मनाया गया, याद रखना। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो करोड़ों लोग मरे थे उन लोगों को याद करना और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ये मनाया जाता है, और 2 दिन चलता है, 8 से 9 मई के बीच चलता है।
और कौन मनाता है? यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सर्वोच्च संगठन जो है वो मनाता है इसको। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको सबको पता ही है, ये 1939 से शुरू हुआ था, ठीक है, 1945 तक चला था, 44-45 तक चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण भी था कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कर दिया था और जो जुर्माना लगा था वो जुर्माना नहीं चुकाया था और रसिया पर अटैक भी कर दिया था। तो वर्साय की संधि का उल्लंघन और रसिया पर आक्रमण, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जर्मनी ने अटैक किया था। जर्मनी के उस समय चांसलर हुआ करते थे हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिनकी पुस्तक है मेरा संघर्ष, मेरी कैंप। तो ये भी याद रख। और पहला वर्ल्ड वार क्यों हुआ था ये भी याद रख लो। नेपोलियन बोनापार्ट थे उस समय जर्मनी के। तो पहले वर्ल्ड वार का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो याद रखना, करोड़ों लोग इन वर्ल्ड वारों में मरे थे। आपको पता होगा वर्ल्ड वार का अंतिम परिणाम भुगता था जापान ने, क्योंकि 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 बम गिरा दिए थे, जिनमें लाखों लोग जापान के मारे गए थे। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार का ही हिस्सा था। तो उन्हीं को याद करने के लिए ये वर्ल्ड वार का जो 76वां एडिशन इस बार मनाया गया। और यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर का हर साल दिवस मनाया जाता है यूएनओ दिवस। याद रखना, शायद 24 अक्टूबर को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार की घटना आपको याद रखना है कि 76वां एडिशन मनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे भारत के लोग मरे थे शायद द्वितीय विश्व युद्ध में, जिनके नाम दिल्ली के इंडिया गेट में खुदे हुए हैं। ईरान के पास युद्ध करते समय हिटलर से मारे गए थे 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक, और इन सैनिकों को भर्ती करवाया था महात्मा गांधी ने। इसीलिए तो महात्मा गांधी को भारतीय लोगों ने सर्जेंट यानी दलाल की उपाधि दी थी, और महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो ये सब इसी से जुड़ी घटनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन फूड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करा। तो असम सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू करा है यूनिसेफ के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन एंड एजुकेशन फंड। ये है यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बच्चों से जुड़ा संगठन है ये, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन एंड एजुकेशन फंड। तो ये यूनिसेफ है। तो असम सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करा है। तो इसका मतलब जान लीजिए आप, अब बाढ़ के बारे में असम को सबसे पहले ही जानकारी मिल जाएगी लोगों को। वैसे भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा बाढ़ हाट तो असम में आती है, इसीलिए तो असम में बांस के घर बनाए जाते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे बांस लगाकर उनमें ऊपर घर बनाए जाते हैं। नीचे से पानी बहता रहता है, ऊपर ये लोग रहते हैं। ऐसा सिस्टम असम में हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग के अंतर्गत लोगों को पहले से सूचना दी जाएगी, जिससे लोग सिक्योर हो जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। ये है मैटर असम का। तो असम में अभी देखो नई सरकार बनी है, उस सरकार का नाम आप जानते हो है, जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। चलिए, तो हेमंत विश्व शर्मा, इनकी एक घटना आई थी कल न्यूज़पेपर में, शायद आपने पढ़ी हो। इनसे पूछा था किसी ने बचपन में कि आपका भविष्य क्या है, तो इन्होंने पहले बचपन में ही बता दिया था, शायद कॉलेज के स्टार्टिंग दिनों में, कि मैं एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। इनका बयान था पुराना। तो देखो आज बने भी ये हेमंत विश्व शर्मा, और इससे पहले जो असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो सर्बानंद सोनोवाल हुआ करते थे, अब बन गए हेमंत विश्व शर्मा। और एक और चीज़ याद रख सकते हो आप, यहाँ के राज्यपाल जो है वो है वही जगदीश मुखी, और अजय लांबा यहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं। और असम से हमेशा याद रखना हिमा दास का नाम, जिन्हें खेल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, गोल्डन गर्ल के नाम से भी थोड़ा जानी जाती है ये। और वहाँ की पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, ये भी असम में याद रखना। गुवाहाटी में निकलता है चाय बनता है और चाय पैदा होता है, और डिगबोई में निकलता है तेल, निमाड़ीगढ़ में भी तेल निकलता है। पिछली बार बाढ़ आई थी शायद असम में, तो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क था, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो 70% नष्ट हो गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग के गैंडे, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए चर्चित है। असम का पुराना नाम है कामरूप, और असम में अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या देवी मंदिर पर। तो ये जरूर आप असम से याद रखना। क्लियर? तो आगे लोगों को पहले से जानकारी देने के लिए बाढ़ की ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करा है असम सरकार ने। ये याद रखना आप असम के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगला। ट्विटर ने 15 बिलियन रुपए कोविड-19 के लिए दान दिए। तो भाई ट्विटर ने 15 मिलियन डॉलर रुपए कोविड-19 के लिए दान दिए हैं।
तो आप जानते हो ट्विटर क्या है। ट्विटर एक सर्च इंजन है। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ट्विटर के जो फाउंडर है वो जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। तो 2006 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जैक डॉर्सी इसके फाउंडर हैं। तो MD एंड CEO, तो उन्होंने $15 मिलियन कंपनी ने देने की घोषणा कर दी है ताकि लोगों की कोविड-19 में मदद की जा सके और इस महामारी के समय। और ये उन्होंने NGO के माध्यम से दिए हैं जो लोगों की मदद करते हैं, नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन, उन NGO के लिए गिफ्ट किए हैं, तो उससे लोगों की मदद की जाएगी, याद रखना। और 2004 में आपका फेसबुक बना था, मार्क जकरबर्ग है इसके, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही है फेसबुक का वाशिंगटन DC या कैलिफोर्निया में शायद। इसके अलावा सुना हो शायद आपने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और माइक्रोसॉफ्ट के जो MD एंड CEO हैं वो सुंदर पिचई हैं, नहीं गूगल के हैं सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। और 1998 में एक कंपनी बनी थी, शायद आपको पता होगा, गूगल, और गूगल के जो MD एंड CEO हैं वो हैं आपके सुंदर पिचई। इस प्रकार इसके तो सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के हैं सुंदर पिचई, और गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा वाटसन के हैं ब्रायन एक्टन, WW के हैं टिम बर्नर्स-ली, ईमेल के हैं रे टॉमलिंसन, इंटरनेट के हैं विंट सर्फ, एप्पल के हैं स्टीव जॉब्स, टेस्ला के हैं एलॉन मस्क। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में आपको जानना है और नोट भी करना है, आ जाता है एग्जाम में। तो ट्विटर ने कोविड-19 के लिए कितने रुपए दे दिए हैं? $15 मिलियन रुपए NGO के माध्यम से गिफ्ट किए हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। अब आता है 10वां क्वेश्चन। लाइव वायर नाम का इलेक्ट्रिकल बाइक हार्ले डेविडसन ने बनाई। तो एक कंपनी है हार्ले डेविडसन, सब जानते हो। हार्ले डेविडसन कंपनी ने लाइव वायर नाम की इलेक्ट्रिकल बाइक बनाई है। ये बाइक उतना ही पावर इंजन देगी जितनी आपकी गाड़ियां अभी दे रही है। तो एक अच्छी है, सक्सेस बाइक बनाई है इन्होंने, इलेक्ट्रिकल बाइक। और शायद पहली बार इस कंपनी की ये पहली बाइक है जिसका नाम है लाइव वायर। आपने शायद सुना होगा पिछले साल इसी हार्ले डेविडसन ने भारत में काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि भारत में उसका मार्केट पूरी तरह गिर गया था। और गिरने का भी बताता हूँ कारण क्या था। यहाँ पर देखो, रॉयल एनफील्ड आपने शायद सुनी होगी, बुलेट आती है रॉयल एनफील्ड, वो भारत में सबसे ज़्यादा डिमांड है। आज देश में भारत में सबसे ज़्यादा कौन बाइक ले रहा है? रॉयल एनफील्ड बेची जा रही है, और यह भी बिल्कुल उतना ही मजबूत इंजन बनाती है जितना रॉयल एनफील्ड। तो इनके बीच टकराव हुआ और ज़्यादातर लोगों ने रॉयल एनफील्ड को अपनाया। तो फिर हार्ले डेविडसन कंपनी भारत छोड़कर चली गई क्योंकि इसकी बाइकें बिक नहीं गई थी और ये घाटे में चल रही थी। ये था आपका। अभी उसने बनाई है कौन सी? लाइव वायर नाम की इलेक्ट्रिकल बाइक, ये याद रखना आप, हार्ले डेविडसन की। और जुलाई 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखना। जुलाई 2011 में हार्ले डेविडसन कंपनी की स्थापना हुई थी, अमेरिका की संभवतः देख लेना कहाँ की कंपनी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। तो ये है लाइव वायर। और अगर टयोटा पूछी जाए तो ये जापान की कार निर्माता कंपनी है। मारुति सुजुकी भी जापान की ही कंपनी है, याद रखना। फिर फरारी कहाँ की है? मर्सिडीज। पिछली बार PSC ने पूछा था कि टयोटा कहाँ की है, तो फरारी कहाँ की है, मर्सिडीज कहाँ की है, रेड बुल कहाँ की है। ऐसी ढेर सारी गाड़ियों की एक लिस्ट बना लीजिए, कौन सी कार कंपनी कहाँ की है। ये एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार आया था। तो इस प्रकार से हमारे 10 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं और आप लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। अगर आप 100 लोग भी देखते हो लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, तो लाइक कर सकते हो, आपका उसमें नुकसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, नमस्कार, मिलते हैं कल।